नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में धनु राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा नवम भाव, नौवां भाव। नौवां भाव हमारी कुंडली का सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। नवे भाव से हम अपने धर्म, भाग्य, पिता, गुरुओं के बारे में विचार करते हैं। और नवा भाव भी है जिससे हम शरीर में जंघा की मजबूती को देखते हैं। याद रखिएगा, ये जो जंघा की मजबूती का अर्थ है, जिसका भी जंघा वाला पार्ट कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, उसका समाज में जो धार्मिक इमेज है, जो भाग्य संबंधी विषय है, वो कमज़ोर हो जाता है। शरीर के कुछ अंगों के प्रभावित होने से भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका इस भाव में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन ये पूरी तरह से क्रैश हो चुका है या मतलब इसको एक प्रकार की औषधि मिल चुकी है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमने कुंडली को बारीकी से अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए किसी का गला खराब रहता है, गले में बार बार दिक्कत रहती है, तो ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके दूसरे भाव में या तीसरे भाव में समस्या हो सकती है। देखिए, जो भी व्यक्ति सांसारिक विषयों को डिलीवर करने की ताकत रखता है, कोई क्लासेस लेता है साइंस की, मैथमेटिक्स की, वो तृतीय भाव से देखा जाता है। सांसारिक विषयों को डिलीवर करना, आपका अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन आपके आध्यात्म को, आपके दर्शन शास्त्र को, आपके वेद, पुराण, उपनिषद, कथावाचक ज्योतिषी ज्ञान को डिलीवर करना द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो अगर किसी के गले में समस्या रहती है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कहीं ना कहीं इसका दूसरा और तीसरा भाव इफेक्टेड होगा। फिर एक दो सिम्टम और मैच करते हैं, और अगर वो सिम्टम मैच करने लग जाते हैं, भाई जैसे मान लीजिए दूसरे भाव अफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं उसके कुटुंबी साथ नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसकी आँखें अट्रैक्टिव नहीं होंगी। मैं ज्योति की बात नहीं कर रहा, नेत्र ज्योति एक अलग विषय है। आँखों का सौंदर्य द्वितीय भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। तो कह रहा भी गला बैठ जाता है और उसकी आपने आंखें देखी, आंखें दबी दबी सी हैं, तो मतलब द्वितीय भाव में कुछ समस्या है। फिर वो खुद ही बता रहा है कि मेरा कुटुंब या मेरे नात रिश्तेदार, मेरे घर परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते हैं, तो कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव इफेक्टेड है। घर परिवार में स्पेशली उसका मतलब जैसे पति पत्नी, उसके संतानें, उसका अपना जो घर है वो उसको कुटुंब रूप में माना जाता है। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन भी देखा जाता है यहाँ से, तो घर में जो आपकी जो स्टार्टिंग में जो आपकी वो कैसा पालन पोषण आपका हुआ है वो भी द्वितीय भाव से पता लगता है। अगर द्वितीय भाव बहुत मजबूत होगा तो आपका पालन पोषण में बहुत अच्छा समय दिया है, आपको पठन पाठन के लिए अच्छी सामग्री मिली है, अच्छी पुस्तकें मिली हैं, आपका नैतिक मूल्य बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 9 नंबर, तो यहाँ से मैंने बताया ना, जैसे शरीर के इस जंघा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शरीर में जैसे कहा सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है फीमर, और इसी पे हमारा कह सकते हैं धर्म टिका हुआ है। जंघा की मजबूती, जंघा का ऊपरी हिस्सा या जंघा का निचले हिस्से में कोई दोष है तो ये आपके भाग्य भाव या धर्म भाव को कमज़ोर करेगा। आप पर कोई लांछन या आरोप लगा है, आपकी धार्मिक इमेज क्रैश हो गई है, नवम भाव बुरी तरह पीड़ित है। अभी नवम भाव में केतु बैठे हैं और यहाँ स्टार लगा, इसका अर्थ यह है कि भाई ये कहीं ना कहीं अब इस घर को अपना मानता है। मैंने पहले भी बताया, एक मोटा सा अंदाज़ा समझ लीजिएगा। प्रायः अगर केतु अकेले बैठे हैं तो और घर का मालिक भी अच्छी स्थिति में है तो जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में प्रायः केतु अच्छा फल देते देखे गए हैं। कर्क राशि में थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि जैसे मंगल कर्क राशि में मित्र होने के बावजूद भी नीच के हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं केतु कर्क राशि में देंगे जरूर। अन्यथा आपको यहाँ वृश्चिक राशि में और मीन राशि में केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं इन विषयों को, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में कहीं ना कहीं मोक्षा पाठ को रिप्रेजेंट करता है। 4, 8, 12 क्लियर। अभी ये बताता है कि भाई ये व्यक्ति अपनी धार्मिक इमेज को लेकर दिखावे से दूर है। केतु का यहाँ बैठना क्लियर हो गया। अग्नि तत्व राशि, अग्नि का मतलब यहाँ पर होता है विचारों में शौर्य दिखाना, और देखिए जहाँ मटेरियल गेन की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं
हम जुड़ने लग जाते हैं लोभ लालच के साथ। हाँ, आना चाहिए आना चाहिए। और जहाँ अग्नि तत्व और जल तत्व आता है, जल तत्व क्योंकि हम इमोशन से अटैच करके देखते हैं, तो जल तत्व प्रधान होने के लिए आपको डिटैच होना ज़रूरी है, अटैच होने की बजाय। देखिए, हालांकि कर्क राशि सबसे ज़्यादा अटैच होने वाली राशि है, लेकिन उसका जो स्वामी है चंद्रमा बड़ा सात्विक ढंग से चीज़ों से जुड़ता है। देखिए, कुंभ राशि और कर्क राशि दोनों ही स्वभाव से बड़ी ज़्यादा सौम्य प्रेम करने वाली राशियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। कुंभ राशि का एक हिडन एजेंडा है, वो आपसे बात करेगा, उसमें कहीं ना कहीं उसको कुछ आशा है, एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन की। उसको लगता है ये मेरे लिए किसी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो दूरी बना लेगा। लड़ता नहीं है कुंभ राशि वाला भी। लेकिन कर्क राशि वाले जुड़ने में कोई ज़्यादा विशेष आपको मटेरियल देने वाले लोग हैं ऐसा आग्रह नहीं रहता है कर्क का। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। कर्क हो गया, वृश्चिक भी हो गया। वृश्चिक वाले भी एक्सट्रीम लवर एज वेल एज एक्सट्रीम हेटर, बिना कारण अकारण ही आपसे प्रेम करेंगे एक्सट्रीम लेवल पर, और अकारण किसी कोई इनको बात ऐसे चुभ जाती है तो फिर ये नहीं देखते क्या लाभ क्या नुकसान। मीन राशि भी इसी प्रकार जल तत्व राशि है। तो याद रखिएगा, इस अंतर को समझना है आपको कि पृथ्वी तत्व राशि का अर्थ मटीरियल, वस्तुएं, संग्रह। वायु तत्व में भी हम, जैसे वायुपुत्र माना जाता है, जैसे भीम को माना जाता है, पवन पुत्र भगवान हनुमान जी को माना, तो कहीं ना कहीं वायुदेव भी एक प्रकार के समाज में शक्ति इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन अग्नि और जल, इनको हम मुख्य रूप से इमोशन से अटैच होता ज़्यादा पाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे किसी को मोटिवेट किया जा रहा है देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना, तो इसमें हम किसी ऐसे विषय को नहीं ला रहे हैं जिसका संबंध मटेरियल के लालच में ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अंतर समझना है। केतु को क्योंकि त्याग की भावना के लिए जाना जाता है। रूप पे मत जाइए आपकी, यार केतु का रूप तो कुछ राहु की तरह ही है, पर ये कैसे इतना ज़्यादा, यही तो हमें सीखना है कि कैसे एक अवधूत योगी परमहंस जो ऐसे ही बिना नहाए भी हो सकता है रह रहा हो, लेकिन वो ईश्वर में रम चुका है, उस रूप को भी समझना है। खाली बढ़िया तिलक लगाकर कोई सुगंधित कपड़े पहनकर बैठा है तभी वो अच्छा होगा क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, बृहस्पति के कारण आपको ऐसी अच्छाई मिली है, बहुत अच्छा, आपको प्रणाम है। लेकिन केतु भी ऐसी अच्छाई दे सकते हैं जो इस अच्छाई से कई गुना ऊपर है। तो इस प्रकार की अच्छाई के लिए केतु को जाना जाता है। अब जैसे बृहस्पति साथ बैठ जाए तो फिर स्वभाव ये थोड़ा क्षत्रिय राशि मानी जाती है, धनु राशि। तो ये क्षत्रिय राशि का ये मतलब कतई नहीं है कि ये एग्रेसिवली लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। क्षत्रिय मतलब सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा, दम। लेकिन जहाँ डिस्प्यूट की बात आती है वो विचार छोड़ देते हैं। तो ये दम है धनु राशि में। और धनु राशि में जब केतु बैठते हैं तो निश्चित रूप से आदमी का संबंध कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं से, और धार्मिक संस्थाओं में दिखावा नहीं, रियलिटी काम करने वाला हो सकता है। वो 2-3 घंटे वहाँ पर सफाई में लगे रहते हो डेडिकेटली। तो ये भाव मजबूत होने से कहीं ना कहीं पिता के लिए निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भावना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, केतु का आइदर बृहस्पति के साथ होना, बृहस्पति के प्रभाव में होना, या अकेले होना, ये बल देगा। कहीं शनि और मंगल जैसे प्लैनेट के साथ बैठेगा तो फिर यहाँ डिशुम होगा। कुजवत तो है लेकिन कुछ नहीं है, याद रखिएगा। मंगल के स्वभाव के जैसा है लेकिन मंगल नहीं है, कहीं आप उसको मंगल के साथ अच्छा मान लें। तो ये ध्यान रखना है, ये डार्क साइड के लॉर्ड का बहुत रिस्पेक्ट, शनि का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो शनि के साथ बैठेंगे तो अपने एजेंडे को पूरी तरह समर्पित कर देंगे शनि के ऊपर कि आपको जो करना है करें। फिर तो इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको इंटरमीडिएट लेवल का इंतजार करना चाहिए। बट प्राइमरी लेवल अगर आप देखें, भाई केतु यहाँ बैठा हुआ अकेला, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आदमी की जो 9th हाउस का सपोर्ट मिलेगा उसको, उसके पिता के प्रति उसका जो भावना होगी निस्वार्थ होगी। क्लियर हो गया? यात्राएं करता है, कहता है भाई गंगा स्नान करा देता है केतु,
बिल्कुल कराएगा, क्योंकि मन में इस प्रकार की भावना जब आएंगी तभी आदमी थोड़ा विचार करेगा भाई स्पेंड किया जाए, धन को लगाया जाए किसी धार्मिक जगह पर। अगर बृहस्पति सूर्य कहीं इकट्ठे और बैठे हैं तो ऐसा आदमी मंदिर भी बनवाता है। भाई जैसे बलि होकर सूर्य और बृहस्पति मान लीजिए चतुर्थ भाव में इकट्ठे हो जाते हैं, तो घर में ही वो बड़ा मंदिर का निर्माण करता है, या अपने घर की जमीन में, अपने खेत में, क्योंकि चतुर्थ भाव से खेत खलिहान भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ों का विचार करना है आपको। 9th हाउस, अब 9th हाउस में केतु का अर्थ कहीं ना कहीं जो जंघा है ये कोई बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। लेकिन देखिए जब हम चीज़ों को बॉदर नहीं करते हैं इसका अर्थ सदैव खराब होगा ऐसा नहीं है। इनकी जांग वाला पार्ट निर्दोष होगा, ज़्यादा पुष्ट हो ऐसा नहीं है, ज़्यादा मोटाई हो जंघा की, बहुत मजबूती नहीं है, लेकिन उसमें कोई बीमारी या रोग दिखाई नहीं देता है जब तक दूसरे पाप ग्रह को इंस्पायर ना करें केतु को। फिर बात करते हैं 1 2 3 4 5, ये लग्न को देख रहे हैं। क्लियर? मेष में भी कुछ ऐसा ही है, कहते हैं मेष अग्नि तत्व है, लेकिन फिर भी मेष के केतु को कहीं ना कहीं एक सहारे की आवश्यकता है। हालांकि तीनों मैंने बताया अग्नि तत्व राशियों में और तीनों जल तत्व राशियों में कहीं ना कहीं केतु अगर अकेले हैं तो सपोर्टिव माने जाते हैं, बट मेष के लिए राहु एज वेल एज केतु दोनों, राहु तो आपको पता है एक्सट्रीम हेटर है, मेष राशि में अगर बैठता है तबाह कर देता है, मृत्यु तक लेकर जाता है। इतना कष्ट होता है कि बालक के जन्म के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा है ग्रंथों में। महादेव रक्षा करते हैं तब वो जातक बचता है अगर मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार किसी फांसी पर जा रहे किसी व्यक्ति को राजा दया के कारण अभय दे देता कि भाई बहुत कष्ट झेल लिया इसने, इसको मैं अभय प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार राहु अंततो गत्वा 30-35 वर्ष की उम्र के बाद उसको अपना ही मान लेते हैं। केतु के लिए ऐसा एग्रेशन तो नहीं है, केतु सपोर्टिव है, लेकिन केतु एक प्रकार से बात किसके करते हैं, छोड़ने की। बहिर्मुखी छोड़ो, अंतर्मुखी बनो। तो जब अंतर्मुखी आदमी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को बना के नहीं रखता है। कई दफ़ा लोग कहते थे यार ये कैसा रूप बना कर रखता है, क्योंकि केतु ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। लेकिन आप भूल रहे हैं रियलिटी वही है, दिखावे से बचना। जैसे मान लीजिए मंगल बहुत मजबूत स्थिति में एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ गया और केतु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल आपको प्रभावशाली अच्छा पद देगा, सोशल स्टेटस, लेकिन आप रूप को लेकर ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि केतु आपके मन मस्तिष्क बुद्धि पर असर डाल रहा है, और केतु का होना इन चीज़ों से निर्लिप्त कर देता है आदमी को। तो कई लोग उसका गलत अर्थ निकालते कि भाई ध्यान नहीं रखेगा शरीर का। भाई अगर मंगल मजबूत स्थिति में है तो फिर अतिरिक्त शरीर का ध्यान रखने का अर्थ क्या रह जाता है? भाई ऐसे तो फिर शरीर में आप लगे ही रहेंगे, अति करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता लगा पहले किसी व्यक्ति ने समझाया था भाई साबुन से मुंह धोना है, फिर आ गया फेस वॉश भी होता है, फिर कहता है उसके बाद क्रीम भी लगा लीजिए, उसके बाद ये भी लगा लीजिए, लगते चलते ही जाएगा। अगर आपने उनकी बातों को स्वीकार करते रहे, यकीन मानिए फिर सिर्फ आपके एजेंडे में फेस ही रहेगा। कहते जी 100 क्रीम लगाते हैं दिन भर में, क्योंकि उनकी बातों को ऑबिडेंटली मानता हूँ। और कुछ भी नहीं लगाएंगे तभी भी, क्योंकि विज्ञान तो यही कहता है कि आपका आरएनए जो है प्रोटीन वो बदल ही नहीं सकता एक बार जो मिल गया। यानी स्किन का जो कलर आपको मिला है एक बार वो चेंज नहीं होता है। आपको भ्रम लगता है, या जैसे ऊंचाई पर अल्ट्रावायलेट मिल गया तो सनबर्न होगा, कुछ समय के बाद दोबारा रिकवर कर गया। बट मजे की बात क्या है, आरएनए प्रोटीन रिमेन्स सेम जो स्किन कलर देता है हमें। तो इस चीज़ों को लेकर निर्लिप्त रहेगा, सरल माना जाता है। एक तो होता है डिप्लोमेसी, प्लान बनाना, षड्यंत्र रचाना। अब एक नेगेटिव एंगल क्या हो सकता है इसमें? नेगेटिव एंगल ये हो सकता है भाई जैसे लग्ना लॉर्ड भी मजबूत नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी को कई बार लोग भोला भी समझ लेते हैं। कहते हैं यार एग्रेसिव तो है, लेकिन ये इसको सही समय पर सही वाक्यों का उपयोग करना नहीं आता है। तो माने लग्न अगर कमजोर होगा तो आदमी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। और केतु वैसे भी इन चीज़ों से दूरी बनाए रखता है कि क्या करना है प्रेजेंट करके। फर्स्ट क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेकंड क्लास यानी संसार के लिए भावना ठीक नहीं है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे, 8 9
नौवीं दृष्टि से केतु आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेशन में संसार की ज़्यादा परवाह किए बगैर लगन से पढ़ाई में चलने की बात करता है। जैसे सूर्य यहाँ अपने घर में बैठ जाए, बली होकर एक्सेल करके लगन में बैठ जाए, तो फिर केतु की दृष्टि निश्चित रूप से ऐसा एडवांटेज देती कि आदमी दूसरे के लिए नहीं पढ़ता। भाई जैसे हम कॉलेज में जब जाते हैं तो आदमी को एक मतलब एक बहुत बड़ी कह सकते हैं, क्या बोले इसको, बीमारी कह लीजिए, कमी कह लीजिए, आदमी दिखावे में अपना अधिक समय व्यर्थ कर देता है। अगर ये बीमारी ना हो इंसान के पास कि दिखावा करना, दूसरे को क्या लग रहा है इस बातें पर विचार ना करे, तो आदमी बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है अपने एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज में। तो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में इनकी शिक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, समाज क्या कहेगा, बड़ी मेहनत से वो निकालते हैं। और सूर्य का मेष लग्न वाले वैसे भी मतलब जो भी स्टडी करते हैं उसका इस्तेमाल वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और कहीं ना कहीं अथॉरिटी से संबंधित विषयों को पढ़ना, इस प्रकार की डिग्री सर्टिफिकेशन करना इनको प्रिय होगा। बाकी हम इसमें ये भी देखेंगे भाई दशम भाव का क्या प्रभाव लग रहा है। अगर दशम भाव में मंगल शनि का अच्छा प्रभाव, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड विषयों को वो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर लेकर जाता है, यानी हम दोनों विषयों को मिला रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक लौते एक भाव से देखकर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि एजुकेशन सर्टिफिकेशन किससे इंस्पायर है, सूर्य। और सूर्य बात करता है राज दरबार में, क्योंकि सभी राशियों का राजा है ये सिंह राशि, तो स्टडी भी इसी प्रकार की करेगा। राजनीति बहुत अच्छा जानकार हो सकता है मेष लग्न वाला, बड़ी बारीक समझ रखता है। तो बात करें अगर हम केतु की यहाँ दृष्टि की, जो संतान है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर कई दफ़े, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ कमज़ोर हो जाता है, तो कई दफ़े संतान को लेकर व्यक्ति ये समझता है कि यार संतान की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि केतु मन में ऐसा विचार लाता है कि नहीं यार त्याग करो, छोड़ दो, तो ये सांसारिक विषय में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात पर भी विचार जरूर करना है। जब कभी भी किसी की कुंडली देखें, यहाँ कमज़ोरी लिख रही है तो चंद्र कुंडली से जरूर देखें, और अगर आपके पास सही समय है तो नवमांश और D7 चार्ट से भी इसको क्रॉस एग्जामिन करें कि संतान पार्ट कहीं वहाँ भी कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फिर वो संतान नहीं चाहेगा। एक तो होता है संतान नहीं हुई, वो चाहेगा ही नहीं कि मेरे जीवन में उस चीज़ को कभी वो दुख नहीं मानेगा कि मुझे संतान नहीं हुई है, क्योंकि केतु इसी प्रकार के विचार लाता है, छोड़ देना। तो कुल मिला के यहाँ धर्म भाव भाग्य स्थान में अच्छा माना जाता है। घर के पूर्वज पिता के साथ निस्वार्थ संबंध यहाँ देखे जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।